हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 15वां जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो इसके जो लेखक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इनका उद्देश्य जो है इनके पाठ में ही झलक रहा है कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों के विचारों का खंडन करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि स्त्रियों यानी कि औरतों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। बस उसी चीज का ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा किया है, उनका खंडन किया है, उनका विरोध किया है। इस पाठ में मैं आपको कुछ एक इसका सार है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी आप अपनी पुस्तक खोल के रखिए, उसके अंदर से देखिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछिएगा। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। प्रस्तुत निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ एवं समाज के विघटन का कारण मानते थे। इसके साथ ही लेखक ने सड़ी गली परंपराओं को त्याग देने की प्रेरणा भी दी है। लेखक को इस बात का बेहद दुख है कि पढ़े लिखे लोग भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु व अध्यापक भी स्त्री शिक्षा के विपक्ष में तर्क देते थे। उनका तर्क है कि पुराने संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र अनपढ़ों की भाषा में बात करते थे। इससे पता चलता है कि पुराने समय में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। स्त्री शिक्षा से समाज में अनर्थ होते हैं। वे शकुंतला का उदाहरण भी देते हैं कि शकुंतला ने गवारों की भाषा में श्लोक रचा था। इससे पता चलता है कि स्त्रियों के लिए कुछ भी पढ़ना उचित नहीं था। लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि पाठकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना उनकी अनपढ़ता का प्रमाण नहीं है। संस्कृत में बोल पाना भी अनपढ़ गवार होने का प्रतीक नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। इन धर्मों के उपदेश भी प्राकृत भाषा में ही दिए जाते थे। अतः स्पष्ट है कि प्राकृत बोलना या प्रयोग करना अनपढ़ता का प्रतीक नहीं हो सकता है। जैसे हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आज की प्राकृत हैं, वैसे ही शौरसेनी, मगधी, पाली आदि उस समय की प्राकृत भाषाएं थी। ये भाषाओं के नाम है। ये नाटकों में कुछ ही लोगों द्वारा संस्कृत बोलने का प्रावधान किया गया था, क्योंकि सब संस्कृत नहीं बोल सकते थे। लेखक का कथन है कि प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे, किंतु वे प्रमाण आज नष्ट हो चुके हैं। किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने समय में जहाज और विमान थे, किंतु उनके बनाने की विद्या सिखाने के प्रमाण नहीं मिलते। फिर भी हम उनके होने की बात को बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। लेकिन न जाने इसी तर्क पर हम स्त्रियों का शिक्षित होना क्यों नहीं मानते। ईश्वर ने अनेक वेद मंत्र उनके मुख से कहलवाए हैं। बौद्ध ग्रंथों में स्त्रियों की अनेक पद्य रचनाएं उपलब्ध हैं, यानी कि बौद्ध ग्रंथ हैं बड़े बड़े, उनमें स्त्रियों ने ही कुछ ना कुछ श्लोक रचे हैं, कुछ बातें लिखी हैं। इतना कुछ होने पर भी हम उन्हें अनपढ़ कहने पर तुले हुए हैं। लेखक ने अनेक ज्ञानवान स्त्रियों के प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि स्त्रियां भी शिक्षित थी। अत्रि की पत्नी गार्गी और मंडन मिश्र की पत्नी का तर्क ज्ञान पूजनीय पुरुषों को भी परास्त करता है, मतलब उनको भी देता है। क्या यह दुराचार है? उधर MA BA करके पत्नियों को मारना व पीटना पुरुषों का सदाचार है। पुरुषों के लिए शिक्षा अमृत और स्त्रियों के लिए जहर, क्या इस बात को संगत कह सकते हैं? यदि यह भी मान लिया जाए कि पुराने जमाने में स्त्रियां अशिक्षित थी, किंतु वर्तमान युग में स्त्रियों का शिक्षित होना अति अनिवार्य है, मतलब बहुत जरूरी है।
अतः हमें स्त्रियों को अनपढ़ रखने की चाल को छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पुराने समय में स्त्रियों के शिक्षित होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। रुक्मणी की हरण कथा इस बात का प्रमाण है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, वह प्राकृत में नहीं हो सकता। मतलब पत्र लिखा गया था तो इसका मतलब रुक्मणी भी पढ़ी लिखी थी। लेखक ने तर्क देते हुए कहा है कि यदि नारी शिक्षा से अनर्थ होता तो पुरुषों को हिंसा और पापाचार भी पढ़ाई या शिक्षा का परिणाम है। यानी कि इनका कहने का मतलब है यदि नारी को हम शिक्षा देंगे तो वो अनर्थ हो जाएगा। तो पुरुष क्या कर रहे हैं, पुरुषों को अच्छा शिक्षित किया जाता है लेकिन मार काट करने में सबसे ज्यादा पुरुष आगे होते हैं। तो ये क्या उस शिक्षा का ही परिणाम है क्या? इस प्रकार तो सभी स्कूल कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। शकुंतला ने ऐसी कौन सी दलील दे दी थी जिससे दुष्यंत का अपमान हुआ हो? यदि वह उससे विवाह करके उसे भुला देता है तो क्या वह उसका सम्मान करती? इसी प्रकार राम ने भी सीता की अग्नि परीक्षा भी ले ली थी, फिर किसी के बहकावे में आकर उसे पुनः त्याग दिया था। या सीता का राम के प्रति क्रोध करना उसके गवार होने की निशानी नहीं, उसका ऐसा करना स्वाभाविक है। लेखक के अनुसार शिक्षा कभी भी अनर्थकारी नहीं हो सकती। यानी यदि किसी स्त्री पर हम अत्याचार करेंगे तो वो आगे से बोलेगी, वो आगे से जवाब भी देगी। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो पढ़ी लिखी ना होती तो नहीं बोलती ना। तो उनको पढ़ाना लिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अनर्थ तो पुरुष भी करते हैं, अनपढ़ों और अशिक्षितों से भी अनर्थ होते हैं। जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं वे अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। ऐसे लोग तो दंडनीय हैं तथा समाज की उन्नति में बाधा डालने के लिए अपराधी भी। वस्तुतः शिक्षा बहुत व्यापक है, उसमें सीखने योग्य विविध विषय हो सकते हैं। यदि आज की शिक्षा दोषपूर्ण है और स्त्रियों को सिखाने योग्य कुछ नहीं है तो उसमें सुधार होना चाहिए। पुरुषों की शिक्षा में भी दोष है किंतु इस कारण स्कूल कॉलेज बंद नहीं किए जा सकते। इस संदर्भ में लेखक का निवेदन है कि यदि शिक्षा में दोष है तो उस पर बहस होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, किंतु इसे हमें अनर्थकारी, विनाशकारी या फिर मिथ्या नहीं कहना चाहिए। मतलब उल्टे शब्द नहीं कहने चाहिए शिक्षा के लिए। शिक्षा हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वह बच्चा है, चाहे वह औरत है, चाहे वह पुरुष है। तो इसलिए शिक्षा को हम अनर्थकारी नहीं कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा ये लेसन हुआ, इसको आप अच्छे से और पढ़िएगा, इसके अंदर से आप क्वेश्चन आंसर फाइंड कीजिएगा। धन्यवाद।